आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारा लेक्चर नंबर 16 है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पाकिस्तान के अंदर क्या कारकर्दगी है और किस तरीके से जो है ये हमारी इकोनॉमी को बेहतर बना रहे हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं जो कि पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने में, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाने में हेल्पफुल होती हैं। अच्छा जी, ये नोट्स हैं आपके पास। पाकिस्तान स्टडीज नोट्स के नाम से एक पीडीएफ की फाइल है, उसका ये लेक्चर नंबर 26 है। उसके अंदर से मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और ये आपके फाइनल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट या लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट की आपको बहुत केयरफुली प्रिपरेशन करनी है। Industrialization is the key to economic development and overall prosperity. Without it, no economy can grow. जब तक आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि आप क्या कर रहे होंगे कि दूसरों से अगर हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास उसमें डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं, डिफरेंट आपको मैन पावर चाहिए होती है, जिनके आप जो उनके अखराजात हैं वो पूरे करते करते अखराजात हैं वो पूरे करने में ही अ, उस चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आपके पास अपनी इंडस्ट्रीज होंगी तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट होगी, आपकी अपनी मैन पावर होगी, उनको वहाँ पे जो है उसकी कॉस्ट कम होगी। दूसरा ये कि आपके मुल्क के लोगों को कारोबार मिलेगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप बाहर से बनवाते हैं तो वो बाहर के लोग बनाएंगे, आपको उस पे उसकी प्राइस भी पूरी देनी है, आपको उस पर टैक्सेस भी देने हैं, उसको इम्पोर्ट करवाने का जो अलग से खर्चा है वो भी आपको बेयर करना है, और आपके मुल्क के लोगों में से कोई भी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा उसको बनाने में। तो आप जो है तरक्की इस तरह से नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ऐसे ले लेंगे, आपको घर में कोई चीज़ बनानी आती है लेकिन आप वो घर में नहीं बनाते, आप वो बाजार से खरीदते हैं। एक सिंपल बिरयानी की एग्जांपल ले लें, अगर आप बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है, आपके घर में 4 लोग हैं, आप 4 लोगों के लिए बिरयानी बाहर से लेकर आते हैं, 600-700 रुपये तक की पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप घर में इन्हीं पैसों के अंदर वो बिरयानी बनाएंगे तो वो ज्यादा लोगों के लिए बनेगी। तो यही हिसाब जो है वो आपकी इंडस्ट्री का है। Industrialization helps the international standing of a state. इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी गो टुगेदर। इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी दोनों का साथ चलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने इंडस्ट्री वो लगाई हुई है जिसकी अब डिमांड नहीं है, या जो टेक्नोलॉजी कोई चीज बना रहे हैं लेकिन वो टेक्नोलॉजी अब काम में नहीं आ रही है, वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, लोग उस तरफ नहीं जा रहे, तो आपको वो चीज बनाएगा या इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इंडस्ट्री के अंदर। It enhances trade and safe foreign exchange. Industrialization brings self-reliance for a नेशन। ये नेशन की बका के लिए भी जरूरी है। कभी आपके ऊपर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि डिफरेंट कंट्रीज जो है वो आपकी कंट्री से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बन गए, इस तरह से अब आपके पास कोविड आया, या फिर ये कह लें कि आपके पास और दूसरे ऐसे हुए, डेनमार्क की सिचुएशन हुई वो जो गुस्ताखाना खाकों वाली। तो उसके अंदर क्या हुआ कि हमने बहुत सारी कंट्रीज से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दी कि इन कंट्रीज के साथ या इन कंट्रीज की प्रोडक्ट्स हमको यूज नहीं करनी। लेकिन उसके रेप्लिका में हमारे पास भी तो कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए ना उसकी रिप्लेसमेंट में। तो फिर डिफरेंट यहाँ पे आप जस्ट उसको कोल्ड ड्रिंक को ही देख लें, वो कोला नेक्स्ट और डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स जो कि पाकिस्तान की अपनी बनी हुई है, फिर वो प्रोडक्ट सामने आना शुरू हुई। इस तरह से साबुन है, दूध है, बहुत जैसे नीडो का दूध या और एवरीडे वगैरह है, वो सब प्रोडक्ट्स बाहर के हैं। लेकिन उसकी जगह पे हमारे पास डिफरेंट आपको ब्रांड्स नजर आ रहे हैं। जब आप मार्केट में जाएं और सर्च करें कि अगर हमें उन कंट्रीज की प्रोडक्ट यूज नहीं करनी है तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स उसके रिप्लेसमेंट में क्या है, तो इस तरह पाकिस्तान की इंडस्ट्री थोड़ा ग्रो करेगी जब आप पाकिस्तान की ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। एग्रीकल्चर इसके लिए क्या जरूरी है इंडस्ट्रीज में कि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें, अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें, यूएन के जो स्टैंडर्ड्स हैं फूड इंडस्ट्री फूड के हवाले से उसको मेंटेन रखें, तो फिर लोग अपनी लोकल इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स को परचेज करने में और उसको यूज करने में इंटरेस्टेड होंगे। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स एंड सो इनपुट फॉर इंडस्ट्री एंड आउटपुट इन द फिनिश्ड गुड। एग्रीकल्चर को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, या इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि वो रॉ मटेरियल कोशिश ये की जाए इंडस्ट्रीज उन चीज़ों की ज़्यादा इंडस्ट्रीज है या एग्रीकल्चर है या कोई और सोर्स है जिसको हम ज़्यादा उस पर फोकस करें, जिसका रॉ मटेरियल भी हमारे अपनी कंट्री के अंदर मौजूद हो। वरना आपको रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन रॉ मटेरियल अगर हमारी अ, अपनी कंट्री का होगा तो हमें वो प्रोडक्ट इतनी कॉस्टली या वो इंडस्ट्री इतनी कॉस्टली नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन में किस तरह से हेल्प करती है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि अगर आप जो है
अपने लोगों को कारोबार दे रहे हैं, अपने लोगों को जॉब पे रख रहे हैं, पॉवर्टी रिडक्शन की एक एग्जाम्पल है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज क्लोज रेलिवेंस विद द डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हिस्टोरिकल ओवरव्यू देख लेते हैं कि अब तक पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, कौन सक्सेसफुल रही और कौन सी सक्सेसफुल नहीं रही है, कि इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प की। इन 1947 पाकिस्तान इनहेरिटेड वेरी स्मॉल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर पाकिस्तान को विरासत में जब पार्टीशन हुआ तो कुछ चीजें पाकिस्तान को दी गई, कुछ चीजें इंडिया को दी गई, लेकिन इंडिया को बहुत ज्यादा चीजें दी गई और जो हिस्से में हमारे आया वो बहुत ही कम आया। Only about 4% of India's industry was there in areas of Pakistan. पाकिस्तान में जिन इलाकों को शामिल किया गया वहाँ पे सिर्फ 4% इंडस्ट्रीज थी जो कि पाकिस्तान को मिली। इट वॉज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द डे टू डे। और जाहिर है उस वक्त पाकिस्तान एक बिल्कुल ही न्यू बॉर्न कंट्री था तो इसकी नीड्स बहुत ज्यादा थी और ये इंडस्ट्री जो थी बहुत ही कम थी इसकी नीड्स को पूरा करने के लिए। इनिशियली शुगर मिल्स, बिस्किट फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्रीज, ऑयल मिल, सीमेंट यूनिट्स, मैच फैक्ट्री और ये कुछ और अदर फैक्ट्रीज के नाम हैं जो कि यहाँ पे सेटअप की गई, कुछ के पहले से थी और कुछ अब की गई। Priorities set out in the early years. Industry would be based on indigenous raw materials. Consumer goods should be manufactured to meet the immediate needs of the people. ऐसे ही कंज्यूमर गुड्स बनाएंगी जिनकी जो है ना पाकिस्तान में उस टाइम लोग रह रहे थे उनको इमीडिएटली जरूरत है उन चीजों की, उन चीजों की इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था। ऐसा नहीं कि वो चीजें बना लो जिसकी जरूरत बाहर वालों को, आप बना बना के बाहर सेंड करते जाएं, भेजते जाएं और यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी जरूरतों के लिए चीजें खरीद के ला रहे। प्राइवेट इनिशिएटिव टू बी इनकरेज। और प्राइवेटली अगर कोई किसी के पास पैसा है और वो इंडस्ट्री लगाना चाहता है या शेयर होल्डर बनना चाहता है तो उनको इनकरेज किया जाएगा। द स्टेट टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोग्रेस थ्रू फैसिलिटेशन इन हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, टैक्स इंसेंटिव्स, प्रोटेक्टिव टैरिफ एक्सेट्रा। अच्छा जी, जो स्टेट यानी गवर्नमेंट किस चीज़ों में हेल्पफुल होगी कि वो आपको अगर कोई लैंड प्रोवाइड करनी है, कोई हाउस प्रोवाइड करनी है, मशीनरी प्रोवाइड करनी है, उसके लिए कोई लोन वगैरह चाहिए तो फाइनेंशियल हेल्प करेगी, टैक्स के अंदर छूट देगी, टैक्स कम करेगी इंडस्ट्रीज के ऊपर। और भी दीगर जो ऐसे इश्यूज हैं जो कि इंडस्ट्रियल पर्सनस को फेस करने पड़ सकते हैं उसके लिए स्टेट जो है जिम्मेदार होगी और उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज वुड बी प्रोवाइडेड। अब जाहिर ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, इंसान के पास अगर पैसा है तो उसको यूज कैसे करना है हर किसी को नहीं पता। वो चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं कोई इंडस्ट्री डेवलप करने में, तो उसके लिए अगर उनको कोई हेल्प चाहिए ट्रेनिंग के हवाले से, रिसर्च के हवाले से कि हमें ये काम किस तरह से करना है तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन 1948 और पाकिस्तान बनने के एक साल बाद ही एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया गया ताकि वो इन तमाम चीज़ों को देखे। All 5 years plans from 1955 to 70 paid greater emphasis on private sector। सबसे ज्यादा उस टाइम पे जो फोकस है क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद पैसे नहीं थे, उनको भी शेयर होल्डर में इतने पैसे नहीं मिले, उनके और दीगर इश्यूज थे जो उनको रिजॉल्व करवाने थे, वो सिर्फ इंडस्ट्रीज के ऊपर जो लिमिटेड बजट उनके पास मौजूद था वो प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो प्राइवेट सेक्टर में फोकस किया जा रहा था कि प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाए। एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इट एडेड टू एग्रीगेट इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों इतना फोकस किया जा रहा था? ये सबको पता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करना जरूरी है और बाहर की इंडस्ट्री से इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। पाकिस्तान PIDC was established under a law in 1950 encouraged the setting up of industry that was less attractive for the private sector. Initially 15 industries were identified। 15 ऐसी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया कि जिनको बनाने की, बिल्ड करने की जरूरत है। और फिर एक IDP, एक बैंक बनाया गया है जो कि इस सिलसिले में लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइडेड लोन फैसिलिटीज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अभी भी आप देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के अलावा अब जो है क्या कह रहे हैं, फ्रीलांसर्स को या जो प्रोजेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स वगैरह उनको भी सपोर्ट किया जाता है। HEC भी फंडिंग करती है और दीगर कंपनीज भी फंडिंग कर देती है। अगर एग्जीबिशन वगैरह में आप अपने प्रोजेक्ट फाइनल ईयर के लगाते हैं और वहाँ पे उनको कोई इंडस्ट्री के विजिटर्स आए हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट समझ में आता है तो वो स्टूडेंट्स को पे करते हैं या स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आप अपना मुकम्मल जो डेमो वगैरह है वो हमें दें और उनको हेल्प करते हैं फाइनेंशियली और उनके प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए लाइसेंस वगैरह बना के उनके लिए हेल्पफुल होता है वो।
Pak Industrial Credit and Investment Corporation was established to give loans and credit facilities, including foreign exchange facility for setting up industry. It also launched investment scheme. Different investment scheme भी बनाई गई हैं और foreign exchange करने के लिए facilities भी दी गई हैं। तो ये डिफरेंट जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। आपने ऑर्गेनाइजेशन पेपर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ये सब पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या रोल है, वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है, इस तरह की बात है। नेशनलाइजेशन ऑफ द 70s, न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ पीपी आफ्टर अज्यूमिंग पावर adopted the policy of nationalization. 10 basic industries were nationalized, यानी कि इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया कि ये गवर्नमेंट के अंडर में होंगी और इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। लेटर सम अदर वर आल्सो टेकन ओवर टू हैव अ ग्रेटर स्टेट रोल। इनिशियल 4 year ended, इंडस्ट्रियल आउटपुट सफर्ड, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि इंडस्ट्रियल जो आउटपुट था वो आना जो है इतना ज्यादा नहीं आया। इट ऑल्सो कॉज फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री। अब देखते हैं अर्ली 1990s में क्या हुआ। द पॉलिसी ऑफ द, ये पीपी की गवर्नमेंट का चल रहा है, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या था हाल। द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन 90s चेंज। अब 90 पहले ये पॉलिसी थी जो हमने ऊपर सारे पॉइंट्स पढ़े कि इस तरह से फोकस किया जाएगा, ये बैंक होगा, ये लोन देगा, ये सब करेगा। उसके बाद 1990 में पॉलिसी थोड़ी चेंज हुई। सिंस 1990s ऑल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दैट ऑफ पीवीपी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डी नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। पहले क्या पॉलिसी रखी गई थी कि इन जो इंडस्ट्रीज हैं प्राइवेट सेक्टर पे तो फोकस करना है, लेकिन गवर्नमेंट इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, इनकी सब चीजें प्रोवाइड करेगी। लेकिन उसके बाद फोकस किस पे किया जाने लगा, डी नेशनलाइजेशन पे, यानी बाहर की प्रोडक्ट्स के ऊपर या बाहर की इंडस्ट्रीज पे, और प्राइवेटाइजेशन करने पे। या जैसे कि अपनी कंपनी को किसी बाहर के इदारे को सेल करना, जैसे कि एसी है कि इलेक्ट्रिक बन गया, वो बाहर के किसी इदारे ने उसको खरीद लिया। इस तरह से और ऑर्गेनाइजेशन, जो जो ऑर्गेनाइजेशन वो देखते हैं नुकसान में जा रही है उसको वो प्राइवेटाइज कर देते या फिर सेल आउट कर देते किसी बाहर के मुल्क की कंपनी को। दे आर प्रोमोटिंग फ्री इकोनॉमी, foreign investment, non-government initiatives, foreign direct investment (FDI) and investment from Pakistani settled out the country। उन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तानी कंट्री से बाहर रहते हैं उनको इनकरेज किया कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी हमारी, टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट, वेजिटेबल, घी, आयरन एंड स्टील। आगे भी देखते हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। इन इंडस्ट्रीज का आपको पता होना चाहिए, इनके नाम भी पता होने चाहिए और किस इंडस्ट्रीज का क्या क्या किरदार रहा, या ये कहाँ पे वाकई, जो जो इसके इन हेडिंग्स में इनके बारे में लिखा हुआ है वो चाहे आप इसी तरह या फिर अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। टेक्सटाइल्स, इट इज अ मेजर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। हैवी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैटर्स टू डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल मार्केट। मेजर और कौन कौन से इसके मेजर सेंटर है वो ये है, वुलन क्लोथ बनता है कराची में, और कराची के यहाँ पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में इतना लिखा हुआ है। कुछ और आप सर्च करना चाहें, लिखना चाहें अपने पॉइंट में तो आप लिख सकते हैं। शुगर, पाकिस्तान हैज मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्रीज के अंदर इसने प्रोग्रेस हासिल की। इट इज अ फूड आइटम, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लोकेटेड इन सिंध, पंजाब एंड सिंध। दो दफा उन्होंने सिंध ले लिया है। Cement. This industry has gone through major expansion. Over 20 factories are established in the public and private sector, which cater to Pakistani needs. Pakistani needs को ये संभाल लेती है, हमें import नहीं करने की जरूरत पड़ती समय। Still, it is imported in limited quantity में हमें import करनी होती है। Most of the cities are in डैंडोर, दादू खेल, वाह, रोड़ी एंड कराची। यहाँ पे इनकी सीमेंट की इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। अब आप ये लिख सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज के बारे में लिख रहे हो, ये सीमेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है, सीमेंट की जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो हमारी इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बेहतर किरदार अदा कर रही है, हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रही है, क्योंकि ये हमारी नीड्स को पूरा कर रही है। इसकी वजह से हमें लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर सीमेंट एक्सप्लोर करनी होती है, एक्सपोर्ट करनी होती है। वेजिटेबल घी, cooking oil is a major food item. There is much expansion over the years, both in private and public sectors. Now we are self-sufficient, although some raw material for making cooking oil is important.
अच्छा जी, घी फैक्ट्री और घी की फैक्ट्रीज या ऑयल वगैरह बनाने के लिए हमारे पास अपनी फैक्ट्रीज मौजूद है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हमें एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना पड़ता है उसका रॉ मटेरियल। अबाउट 60 यूनिट्स आर इन सिंध, तकरीबन 60 यूनिट्स हमारे पास सिंध में मौजूद हैं, पंजाब और NWFP। फिर है हमारे पास आयरन एंड स्टील। स्टील मिल नियर कराची वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ द करंगी की स्टील मिल, आपने सबने ही सुना हुआ होगा। तो वो कराची के अंदर उसका सेटअप है विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। द मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मसला क्या है कि हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद नहीं है, ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद नहीं है कि हम इंडस्ट्री की डिफरेंट प्रोडक्ट आउटपुट दे सके, तो हमें रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। द आयरन ओर फाउंड इन पाकिस्तान इज वेरी पुअर इन क्वालिटी। जो आयरन ओर के काने वगैरह हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ से हम आयरन ओर निकालते हैं, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि उससे आप स्टील की अच्छी प्रोडक्ट्स बना सकें। स्टील रोलिंग यूनिट्स एंड आयरन रिलेटेड फैक्ट्रीज एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पेपर मेजर पेपर इंडस्ट्री वाज इन ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश के पास चली गई है, विच वाज लॉस्ट इन 1971। वी हैड टू फेस शॉर्टेज ऑफ लोकली मेड पेपर आफ्टर 1971। जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेपरेशन हुई उसके बाद से पाकिस्तान को पेपर के अंदर भी पेपर इंडस्ट्री के अंदर लॉस हुआ। दूसरा ये कि पेपर की जो कह लेंगे नीड्स थी यहाँ पे, उसको फुलफिल करने में इश्यूज आए। और अब हमारा जो वर्क है वो आप देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेपरलेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पेपर के लिए पता है कि दरख्त से ही, आपको अगर पता हो कि ये भी एक लंबा प्रोसेस है। वे दरख्त करते हैं, उनकी लकड़ी से फिर उनके गूदे से फिर उसको प्रोसेस करके फिर जाके पेपर बनता है और आपके पास पेपर आता है। अच्छी क्वालिटी का पेपर भी आता है, बैड क्वालिटी का पेपर भी आता है। तो हमारे पास तो दरख्त वैसे ही कम है, इन्वायरमेंट वैसे ही हमारा खराब हो रहा है, तो उसको सेव करने के लिए पेपर वर्क को कम किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन पे जा रही हैं और पेपर के वर्क को रिड्यूस किया जा रहा है। जैसे आपके लैब मैनुअल्स वगैरह, हर सेमेस्टर के आखिर में लैब के अंदर ढेर लगा होता था बंडल्स का, लैब मैनुअल्स इतने सारे जमा किए जाते थे। और फिर होता क्या था, एक दो सेमेस्टर बाद वो सब, या जब PEC का विजिट हो जाता था, वो सब ऐसी रद्दी में जा रहे होते थे। तो इसलिए स्टूडेंट का काफी पैसा भी खर्च होता है लैब मैनुअल को बनाने में। उसकी बाइंडिंग है, उनकी प्रिंटिंग है, उन सब के अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज यूज हो रही है। तो इसलिए अब उसको क्या किया है कि लैब मैनुअल की सबमिशन भी ऑनलाइन कर दी गई। इससे स्टूडेंट का टाइम भी बचा हुआ है, तो लंबी लंबी लाइन लगा के प्रिंटर के लिए खड़े हुए होते हैं, प्रिंट करवाना है, फिर उसको बाइंड करवाना है, फिर टीचर को सबमिट करवाना है, तो वो उस एक टेंशन से भी बच गए हैं और पेपर का वर्क भी कम हो गया है। नाउ दिस इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन, ये कुछ इलाके हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, कुछ शहर है कि जहाँ जहाँ पेपर की इंडस्ट्री अभी भी मौजूद है। सम क्वालिटी पेपर हैज टू बी इम्पोर्टेड, लेकिन कभी कभार हमें क्वालिटी पेपर इम्पोर्ट करना पड़ता है। कभी कभार नहीं, बल्कि एक रूटीन में ही हमें पेपर इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। फिर है हमारे पास मशीन टूल्स। हैवी मशीनरी कॉम्प्लेक्स टेक्सला में है। सर्व दिस पर्पस HMC वॉज सेटअप विद चाइनीज कॉर्पोरेशन। जो उन्होंने कहा था ना कि अगर हम कोई इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो हमने क्या किया कि जो बाहर के ममालिक हैं उनसे हेल्प ली कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। फिर आपको ऑब्वियसली उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं। मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, इंजन्स, मशीनरी फॉर शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज प्रिपेयर्ड हियर। ये सारी वो हैं मशीनरी जो पाकिस्तान के अंदर ही इन्हीं HMC टेक्सला के अंदर प्रिपेयर की जा रही है। फिर हमारे पास डिफेंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आज की एग्जीबिशन भी होती है। डिफेंस इंडस्ट्री क्या चीजें बना रही है वो सब चीजें वहां पे एग्जिबिट की जाती हैं। और वाह कैंट के अंदर इनका बड़ा जो कह लें कि सेटअप है। वाह ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स इज एस्टेब्लिश फॉर वेपन्स एंड आर्मामेंट्स, और वहाँ पे मोस्टली जो वहाँ के रिहायशी हैं, उन लोगों को जॉब भी दी जाती है। HMC इज मेकिंग टैंक रिबिल्ड फैक्ट्री, जो जंगों में टैंक्स वगैरह यूज होते हैं उनको रिबिल्ड करना, यानी कि पुराने टैंक्स आ रहे हैं उनको रिबिल्ड करना। एयरक्राफ्ट रिबिल्ड फैक्ट्री भी है, जो कि F6 तैयारे, वो नहीं देखते 6 सितंबर के ऊपर जो वो तैयारों का एक वो शो आ रहा होता है हमारे चैनल्स पे, F16 तैयार है, थंडर तैयार है, उन सब के बता रहे होते हैं। तो वो सब भी यही डिफेंस इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं। इट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग माशक K8, और ये भी किसी तैयारी का ही नाम है। अदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री फर्टिलाइजर, टोबैको, सिगरेट्स, इस तरह की छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हमारे पास भी मौजूद हैं। लेकिन काम क्या करना है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह अच्छा कर सकते हैं कि इनकी क्वालिटी को बेहतर बनाना है,
इनकी कॉस्ट को ऐसा बनाना है जो पाकिस्तान के लोग बेयर कर सके। तो इसलिए क्वालिटी और कॉस्ट इन दोनों को मेंटेन रखना एक थोड़ा मुश्किल काम होता है कि अगर हम क्वालिटी बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाती है, और हमारे यहाँ के लोग जो है ज्यादा कॉस्ट बेयर कर नहीं सकते। तो इसलिए क्वालिटी का स्टैंडर्ड भी बढ़ाना है और कॉस्ट भी कम रखनी है, तो इस पे तवज्जो देनी है। इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है कि किस तरह से हम अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि कम पैसों में लोगों तक पहुंच जाए। कराची शिपयार्ड, शिप ब्रेकिंग, हाँ ये भी अक्सर आपने सुना होगा शेरशाह वगैरह की जो मार्केट है, यहाँ पे क्या होता है जो पुराने जहाज होते हैं समुद्रों में टूट जाते हैं, या और कोई पुरानी चीजें होती है जहाजों में, वो यहाँ पर आती हैं, शिप ब्रेकिंग की होती है, तो वहां से लोग बाकायदा खरीद के लाते हैं सेल में सामान, और फिर अपनी दुकानों पर उसको देखते हैं क्या सही हो सकता है क्या नहीं, उनको सेल आउट करते हैं, लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं इस तरह की चीजें। Cottage industry. Industries established on a small scale involving a household or small number of people. Use of limited resources. Having less investment are called smaller cottage. अच्छा, ऐसी इंडस्ट्री जिनके अंदर बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत छोटे पैमाने में होती है, एक घर में बना ली और कोई कारखाना बना लिया, कोई बैग बना रहा है, कोई खिलौने बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, तो ये सब चीजें कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है, जो कि हैं जगह जगह। अच्छा, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए फैसलाबाद, फैसलाबाद बहुत मशहूर है। यहाँ पे स्पोर्ट्स के सामान बनने के कारखाने हैं, और जो कि यहाँ से बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का सामान बनता है जो एक्सपोर्ट भी किया जाता है। फ्यूचर डायरेक्शन, इसके अलावा इन इंडस्ट्रीज के अलावा आप किसी और इंडस्ट्री का जिक्र करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फ्यूचर डायरेक्शन, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप किसी तरह बच नहीं सकते, किसी तरह भाग के नहीं निकल सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। इट इज अ मस्ट फॉर प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। वी आर हैविंग दिस इकोनॉमी विद एन एम्फोसाइज ऑन प्राइवेट इनिशिएटिव। Privatization and foreign investment need appropriate condition. लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो रही है, तो मैं यहाँ पे अपना लेक्चर भी एंड करूंगी। वैसे तकरीबन जो बातें मैंने आपको बतानी थी वो सब बता दी हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस बॉटलनेक्स, करप्शन इश्यूज, ये सारे इश्यूज हैं। अगर इश्यूज पूछ लिए जाए कि इंडस्ट्री डेवलप होने के अंदर इश्यूज क्या हैं, तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि इस पैराग्राफ में मेंशन हुए हैं। और हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड भी हो गया। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अपने, मैंने आपको दोबारा से बता रही हूँ एग्जाम के हवाले से, इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लें कि इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी में किस तरह से असरअंदाज होती हैं, क्या इफेक्ट होता है इनका, और हिस्टोरिकली हमारे पास कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मौजूद थी, अगर मौजूद थी पाकिस्तान डेवलप होने के बाद तो उन्होंने तरक्की की या नहीं की। अब हमारे पास कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, और कौन कौन से एरियाज में मौजूद हैं, किसी भी एक दो एरिया का नाम मेंशन करके आगे ईटीसी लिखा जा सकता है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।